श्वास कैसे लेते हैं? आइए हम श्वास की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नाखूनों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वासन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित। ये 7th क्लास के लिए 10वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारा ये जो शरीर है, यहाँ पर देखो ये फेफड़े बने हुए हैं। फेफड़ा, डायाफ्राम, ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये डायाफ्राम होता है। पसलियाँ, फेफड़ा, श्वास नली, ग्रसनी, मुख गुहा और नासाद्वार। वक्ष गुहा पार्श्व फसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। 1 सेकंड, क्या आप 7th क्लास में नहीं मिला? क्या बात? गति हमारे वृक्ष गुहा में आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ सकती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ सकती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाता है। इसमें वृक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसी कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उधर पर रखिए और उधर की गति को अनुभव कीजिए। ये जान लेने के बाद भी श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा के माप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक ये दावा कर रहा था कि वह सीना को सबसे अधिक फुला सकता है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा 6 में पढ़िए, जो 6 की जो सहपाठी है उसके साथ है। तो ये क्रियाकलाप देख लेना। क्रियाकलाप का कोई मतलब नहीं है। जो अतःश्वसन है और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वसित वायु 21% ऑक्सीजन, 16% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं? अब उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वसन छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। ये नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा देता है, जो श्वास प्रणाली वास्तक कहलाते हैं। समुद्र वायु श्वास रंध्रों में, श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंची है। इस प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकाल दी जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ, कक्षा 7 से 9 तक हमने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वास करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और विश्लेषणीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेंढक में मुख्य मनुष्य की बातें फेफड़े होते हैं। ये त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। जल से बचाव। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोएम या गिल पाए जाते हैं। क्लोएम जल में खुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। क्लोएम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोएम किस प्रकार का श्वास में सहायता करते हैं। क्लोएम में व्यस्त रक्त वाहिका में संख्या अधिक होती है और गैस विनिमय से सहायता करते हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे होते हैं वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये रंध्र कहलाते हैं। इस टाइप से हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा और 8 में भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करते हैं, श्वसन करने के लिए आवश्यकता होती है। आज के लिए